बोलने पर हमें गर्व महसूस होता है, हमको शर्म महसूस नहीं होती है। तो वो लाइन मेरे लिए कहीं ना कहीं सम्मानित होती है। अब धीरे धीरे हमारे दानपुर में सारे ट्रेंड चल गया है, पूरा शादी ब्याह करो चाहे पूजा पाठ कुछ भी करो, उन बच्चों के कहीं ना कहीं मेरे हाथ पकड़ने से उनको एक प्रतिभाशाली मंच मिले और प्लस उनका कहीं ना कहीं एक नाम हो, ये मेरा उद्देश्य था। तो कश्मीर में घाघरा पहनेंगे मुझे खुशी होगी। कश्मीर में आपने जो है घाघरा पहुंचा दिया धनपुरी। मैंने तो दोनों लाइफ जी है, गांव की भी जी है, शहर की भी जी है। गांव भी जाते हैं, गांव हम छोड़ते ही नहीं है। मेरे गांव जाएंगे शहर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम शुरू से उनको गांव ले जाने की आदत है। पेरेंट्स हम इतने आधुनिक हो गए कि हमको वहां जाना पहाड़ जाना लगता है, वो अपने गाँव जाना नहीं लगता। हाँ। मसूरी जाके भी कश्मीर की ड्रेस पहन रहे हैं, तो फायदा क्या है? हम गढ़वाली को मामले ये जो भी हमारी ड्रेस आपको कहीं नहीं दिखेगी, वहाँ पूरा कश्मीर की ड्रेस दिखेगी। वो बड़े खुश होकर हम ही लोग पहन के फोटो खिंचवा के आ जाए। स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे अवेलेबल प्राइमरी लेवल का भी, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो लेवल का भी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल जाए, कोई पलायन नहीं। बस दानपुर मेरी मातृभूमि है, तो उसके लिए जितना भी करूँ कम। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रेडियो दस्तक टाइम से आरजे प्रियंका आप सभी के साथ, और हमारे साथ हैं आज एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, उनका मैं परिचय आप सभी से करवाऊं उससे पहले मैं आप सभी को एक खास बात की ओर लेकर जाना चाहूंगी, आप सभी का ध्यान उस ओर लेकर जाना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा ही सफलता पाने के लिए बहुत सी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं जो खुद को सफल बनाने से ज्यादा दूसरों को सफल बनाने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है, एक ऐसा ही नाम जिन्होंने की पिछले 1 दशक से ज्यादा समय दे दिया है, और वो प्रयासरत हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोक कलाकारों को मंच दिलाने में जिन्हें की उस मंच की सख्त जरूरत है, और राष्ट्रीय स्तर पर वो मंच उन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो ये प्रयास उनका जो है काफी हद तक सफल भी हुआ है। उनके बारे में और भी बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत कुछ हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उनका स्वागत यहाँ पर करना चाहूंगी। दानपुर म्यूजिक की डायरेक्टर जो हैं मीरा आर्य जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो दस्तक टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। इंट्रोडक्शन वैसे आपसे मैं जरूर लूंगी, क्योंकि आपके बारे में तो बहुत कुछ है जानने के लिए। जितना मुझे बताया था वो मैंने बताया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों को एक परिचय आप भी अपनी तरफ से दीजिए अपने बारे में। बस मैं क्या बताऊं अपना परिचय। मैं बेसिकली दानपुर इलाके से हूं, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, और सुड़ी लोहार के मेरा मायका है, और नाकुरी रंगुली नाकुरी मेरा ससुराल है। और मैं बेसिकली दानपुर के लिए काम करती हूँ, और दानपुर म्यूजिक एक संस्था है मेरी, दानपुर लोक कला सांस्कृतिक संगम रजिस्टर्ड संस्था है। पिछले 10 साल से मैं लगातार काम कर रही हूँ, और उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य स्टेज देना बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं, और उनको स्टेज देके कहीं ना कहीं सुकून भी प्राप्ति होती है। प्लस मेरा एक उद्देश्य और है, मैं बेसिकली दानपुर से हूँ, तो अपने इलाके को सबके सामने वहाँ की वेशभूषा, खान पान और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना और उनको आगे ले जाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, ये परिचय भी थोड़ा सा कम है अभी। जी हाँ, तो मैम समाज सेविका भी है साथ में, और मैम बहुत सारे लोगों को अपने आर्थिक रूप से भी उनकी मदद की है, सहायता की है। पुस्तकालय हैं वो आपने मुहैया करवाए हैं बहुत से विद्यालयों में, तो इस पे आगे बात करते रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से मन में ख्याल आया कि इस तरीके का कुछ काम मुझे करना चाहिए। बस ईश्वर ने मेरे को शायद कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा, जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, वो मेरे घर पे ही थे पहले तो उनके लिए कहीं ना कहीं मैं तो एक हाउसवाइफ थी पहले बेसिकली, बाकी मैं तो कुछ ज्यादा जानती नहीं थी, बच्चों का देख रेख में मेरा समय बीत रहा था। लेकिन जो साथ में हमारे रिश्तेदार थे और हमारे प्रतिभाशाली बच्चे थे, उनके लिए 2015 में हमने फर्स्ट एल्बम निकाली। 14 से शुरू करी थी, लग गया उसको बनाने में 1 साल, तो 15 में फर्स्ट एल्बम स्वर्ग भरी माया निकाली। तो उन बच्चों के कहीं ना कहीं मेरे हाथ पकड़ने से उनको एक प्रतिभाशाली मंच मिले, और प्लस उनका कहीं ना कहीं एक नाम हो, ये मेरा उद्देश्य था। जो अंदर छिपी हुई प्रतिभा थी उनकी बाहर निकले, फर्स्ट उद्देश्य से वही एल्बम निकाली। फिर धीरे धीरे करके मेरी सांस्कृतिक यात्रा शुरू हुई। क्या बात है। लेकिन मैम आप सिर्फ एक क्षेत्र में तो काम नहीं कर रही है, बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम करती हैं, तो किस किस तरीके से जो है मैनेज कर पाती है, फिर कैसे कैसे आप अलग अलग क्षेत्र में काम कर पा रही है? कोई प्लानिंग के तहत चीजें निकली, सच बताऊं तो क्या बोलूं मैं आपको, एक
मन में बहुत पहले से थी, बचपन से टीस कि दानपुर को, हमारे इलाके को बहुत पिछड़ा समझा जाता था। तो वहाँ मैं दानपुर की हूँ या मैं दानपुरी हूँ कहने में भी एक मजाक सा बनता था। तो उस मजाक को मैंने कहीं ना कहीं किसी हद तक मिटाने की कोशिश करी है कि मैं दानपुर का एक गौरवान्वित तरीके से नाम ले सकूं। इसके लिए मैंने कहीं ना कहीं मातृभूमि के प्रति मेरा एक उद्देश्य था मजाक को हटाने के लिए, और उसमें कई हद तक मैं सफल भी हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से। दानपुर की जो संस्कृति है, कल्चर है, उसको पकड़े हुए हूँ, उसको प्रमोट करने में हूँ। इवन जो फर्स्ट एल्बम निकाली उसको भी वहाँ दानपुर में जाके शूट करवाई ताकि हमारे क्षेत्र का नाम हो, और उसी के दानपुर के नाम से संस्था भी बनाई। और जो पुस्तकालय चल रहा है वो भी दानपुर में ही 5-6 स्कूल में, 7 स्कूल में चल रहा है। तो कोशिश करूंगी आगे थोड़ा बहुत और कार्य करने की। कई सालों से खैर वैसे तो मैं मैम को जानती हूँ, वीडियोस देखे हैं मैंने, और आप इनकी पिक्चर्स अगर देखेंगे, फोटोज, मतलब ज्यादातर दानपुरी जो लुक है उसमें हमेशा मैम रहती है। आज भी आप देख सकते हैं कि मैम का बहुत ही सुंदर सा जो दानपुरी घाघरा है मैम, ये कह सकती हूँ मैं, और ये बहुत ही सुंदर सी ज्वेलरी दिख रही है। ये चनारहार बोलते हैं इसको। ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना कल्चर है। ये चनारहार मेरी सास का है, दरअसल ये उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मैंने आज पहनने की सोची। प्लस घाघरा इसलिए पहना है क्योंकि ये मुझे बहुत मतलब अंदर तक पसंद है कि मैं लोगों को, अब नई पीढ़ी को एक संदेश दूं कि मैं देहरादून में रहते हुए भी अपने कल्चर को नहीं भूली हूँ या मैं उसको पहनना पसंद कर रही हूँ। तो नई पीढ़ी को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले, इसलिए मैं आज आपके स्टूडियो में भी यही पहन के आ गई। क्या बात है। और मैम ये बहुत जरूरी भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नई पीढ़ी के लिए संदेश इसी तरीके से आते हैं, वो तभी तो वो खुद से शुरुआत करनी है मुझे, किसी और से नहीं। खुद से शुरुआत, पहले घर से शुरुआत करनी है, तब मैं बाहर वालों को बोल सकती हूँ या बाहर लोगों को, नई पीढ़ी को बोल सकती हूँ कि आप भी करो, पहनो। नई पीढ़ी क्या, हमारी पीढ़ी या हमारे दादी चाची ताई लोग नहीं पहन रहे थे। अब धीरे धीरे हमारे दानपुर में सारे ट्रेंड चल गया है पूरा। शादी ब्याह करो, चाहे पूजा पाठ कुछ भी करो, एक दिन अपने पारंपरिक ड्रेस को पहनो, चाहे जो भी आपके वहाँ के ड्रेस, जैसे गढ़वाल में अलग है, कुमाऊं में अलग है, मेरे दानपुर में अलग है, तो जो भी आपकी पारंपरिक ड्रेस है एक जोड़ी तो अपने वार्डरोब में रखो। मैं देहरादून में रहती हूँ, आधुनिक मैं भी हूँ, लेकिन साथ में मैं जो पुरानी संस्कृति को भी समेटे हुए हूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि और भी जो नई पीढ़ी है वो भी समेटे। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश है ऐसे हम सभी के लिए। और इसके साथ ही मैम दानपुरी ड्रेसेस की जब बात हो रही है तो आपकी तरफ से टी शर्ट, हुडी, दानपुरी जो है, घाघरे और टोपी, इस तरीके के जो परिधान है हमारे पहाड़ी, उनका भी निर्माण किया जाता है, कुछ इसके बारे में जानना चाहिए। उसका भी क्या हुआ, कोविड में एक हमारा ग्रुप था, कल्चरल का ही ग्रुप था व्हाट्सएप पे, तो उसपे जो बकौड़ जी हैं, किशन सिंह जी, तो उनको उन्होंने डाल रखा था कुछ कि वहाँ गांव के गरीब बच्चे हैं, उनको और कुछ रोजगार चाहिए, तो किसी को बनवाना हो तो बनवा सकते हैं। तो उसमें मास्क बना रहे थे बच्चे, तो वो मास्क के लिए मैंने बोला सर हमारे लिए मास्क बनवा दीजिए। मेरा वो मास्क बनाने का कुछ उद्देश्य नहीं था, इतना था कि वो बच्चों को थोड़ा सा 2 रुपया मिल जाए। तो उसके तो उन्होंने इतना ही पूछा, आपकी संस्था का नाम क्या है, वो लिख देता हूँ। तो मैंने बताया, तो उन्होंने वो मास्क में ही दानपुर नाम से ही वो मास्क बना के मुझे भिजवाया, मुझे बड़ा पसंद आया। तो एक मेरे साथ के कलीग थे, उन्होंने बोला ये मास्क में जब दानपुर का नाम प्रमोट हो सकता है तो आप टी शर्ट बनाइए और उससे तो और ज्यादा प्रमोशन होगा। तब मुझे जिद है एक प्रकार की, मेरे को अपने दानपुर को आगे बढ़ाने की, पता नहीं क्या है, अंदर से है मेरा किसी ने कोई मेरे को फोर्स नहीं करेगा, पर अंदर से ये चीजें हैं मेरे। तो फिर हमने तब उसको फर्स्ट टी शर्ट लॉन्च करी ऑनलाइन ही 2 अक्टूबर को 2018 में ही। उसमें जितने भी हमारे वहाँ के जो मुख्य नेता थे या जो भी वहाँ के विधायक हैं या सदस्य हैं, पंचायत सदस्य हैं, सारों ने, सबने ऑनलाइन ही हमको, इवन हमारे जो गुरु हैं, सांस्कृतिक गुरु प्रीतम भरतवाण जी, बड़े भाई जी, और बाकी सबने उसमें ऑनलाइन ही सबने वीडियो क्लिप बना करके मुझे भेजी, आशीर्वाद दिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो 2 अक्टूबर 2018 में मैंने ये लॉन्च करा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैम आपको सम्मान भी कई मिले हैं। कल्याणी सम्मान जब आपको दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को, ये एक बहुत खास सम्मान था, दिल्ली में शायद आपको दिया गया था। दिल्ली में दिया, वो भी उत्तराखंड की है बबीता नेगी जी, जो कल्याणी संस्था चलाती हैं। उनका सबसे निस्वार्थ भाव से सम्मान, मतलब वो सम्मान मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपना काम कर रही हूँ और उन्होंने आके मुझे पहचाना, मेरी प्रतिभा को पहचाना। इवन देन वो इतना ही बोली कि हम आपको इसलिए सम्मान दे रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे हैं, आपको कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं या कुछ
तो हम आपको एक मंच, एक पहचान दिलाना चाहते हैं, एक सम्मान इस चीज के लिए देना चाहते हैं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत मतलब एक बल मिलता है अभी तक स्टिल इस बात से कि उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज किया और मुझे सम्मानित किया। जी, और मैम इसी के साथ एक और खास सम्मान आपको दिया गया था। मैं उस सम्मान के बारे में पढ़ रही थी, जो कि स्वयं सिद्धा सृजन सम्मान था। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, इस सम्मान की विशेषता और किस तरीके से आपको दिया गया था। ये ऑल इंडिया लेवल का ही सम्मान था। ये रंजिता सिंह जी हैं, वो चलाती हैं एक संस्था, तो उनके द्वारा ये चयनित किया जाता है पूरे ऑल इंडिया में। हर स्टेट से महिलाओं को चयनित करके वो इसको सम्मान करती हैं, अभी भी लगातार काम करती हैं वो। तो उन्होंने ही उत्तराखंड से हम सम्मानित किया था। शिमला में हुआ था इसका सम्मान समारोह, तो मैं शिमला गई थी सम्मान समारोह के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ये सम्मान दिया था मुझे अपने कार्यों के लिए। और वहाँ पर इतने सारे गुणीजन मिले थे और उनका आशीर्वाद मिला था। सीखने को भी मिलता है, सम्मान के साथ साथ हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सम्मान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जी, लोग जो होते हैं ना, वो मतलब उनकी कामयाबी जो है वो हल्ला मचाती, वो नहीं हल्ला मचाते हैं और बस वो अपने स्तर पर काम करते रहते हैं, जो लोगों को शायद बहुत ज्यादा कभी कभी पता नहीं चलता है। तो मैम आपके बारे में ये कह सकती हूँ कि आप इतने सालों से, वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार वो आपको पसंद नहीं है शायद। कुछ ऐसा मैं कहीं सुन रही थी कि मैम का बस चुपके से अपना काम करना है, बाकी प्रचार प्रसार की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों होनी है? मतलब वो हम अंदर से काम कर रहे हैं, दिल से काम कर रहे हैं, प्लस हमको कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, एक मानसिक शांति और सुकून मिलता है ये सब काम करके। जो हम स्टेज दे रहे हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं एक मानसिक सुकून है कि उनको एक 500 रुपए या 5 रुपए की भी आर्थिक मदद मिल रही है हमारे स्टेज देने से, तो कहीं ना कहीं अपने आप को धन्य समझते हैं। प्लस दानपुर मेरी मातृभूमि है, तो उसके लिए जितना भी करो कम है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोगों का प्यार वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरा सम्मान ही वही है। जो वहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरे बोलते हैं कि आज के डेट में हमको बोलने पर हमें गर्व महसूस होता है, हमको शर्म महसूस नहीं होती है, तो वो लाइन मेरे लिए कहीं ना कहीं सम्मानित होती है। प्लस मैं आगे भी दानपुर के लिए जितना भी हो सकेगा काम करूंगी, ये मेरा सोच है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, और लगातार मैम इतने वर्षों से काम कर रही हैं। अच्छा मैम, एक किस्सा मैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले, तो मैं एक किस्सा जो आप मुझे बता रही थी कि एक जगह ऐसी थी, एक समारोह ऐसा था जहां पर महिलाएं अपनी साड़ी वाड़ी पहनकर आई थी। अपना कल्चरल जो हमारा परिधान है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने लगे हैं शायद बहुत से लोग, लेकिन आप वहां पर पहनकर गई थी घाघरा। और नहीं, मेरे को इतना पसंद क्यों आ रहा है ये अपना कल्चरल इवेंट। इवन दिन में यहाँ मैं अपने दोस्तों के बीच में भी घाघरा पहन के जाती हूँ, वो बड़े खुश होते हैं देख के। और गांव में सब छोड़ चुके हैं, वो आधुनिकता की होड़ में लगे हैं सारे कुछ, तो वहां पर मेरा घाघरा पहनना उनको अजीब लगा। उनको लगा अच्छा इनका कुछ कल्चरल इवेंट है तब पहना है इन्होंने या मतलब कुछ प्रोग्राम की वजह से पहना है। मतलब वो ये नहीं सोचा कि उन्होंने पारंपरिक ड्रेस पहनी है। मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद है, आप लोग ये पहन रहे हो तो मुझे ये पसंद है पहनना। तो कहीं ना कहीं वो बोले कि ये तुमने जो, मैंने अपना ज्वेलरी प्लस जो घाघरा वो सब पहना, तो वो बोले कि हमने तो सारा बक्से में बंद कर दिया, तुमने पहन के रखा है और तुम पे बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। प्लस मेरी बॉडी लैंग्वेज भी कहें, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो रहा था कि मैंने अपनी ड्रेस पहनी है, अपने मंदिर में गई हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी प्रेरणा हो रही थी कि काश हम भी पहनेंगे इस चीज को। एक बात आपने बिल्कुल सही कही, इसमें मुझे भी एक बात ध्यान में आ रही है। आजकल ना ऐसा होता है कि अगर पहाड़ी परिधान में हम देख लेंगे, जैसे कोई कुमाऊनी गढ़वाली किसी की भी हम बात करें, मतलब पहाड़ी परिधान जो है, तो उसमें सच में लोग पहले हम ये सोचते हैं कि शायद इनका कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया है, कोई इन्होंने प्रस्तुति देनी है, इसलिए इन्होंने पहना है। नॉर्मल मतलब हम किसी को बहुत कम देखते हैं। तो मैं आजकल नॉर्मल में मुझे मजा आ रहा है पहनने में, मुझे बहुत खुश हो रही हूँ मैं। मतलब नॉर्मल में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहन के मैं इवन दिन में अपने यहाँ चाय पीने भी कोई दोस्त बुलाते हैं चले जाती हूँ मैं, बड़े मस्त। और वो भी फ्यूजन करके, ऐसा नहीं है सेम चीजें ट्रेंड हम नहीं कर सकते ना, शायद हमको पसंद नहीं आएगा, नई पीढ़ी को भी नहीं आता है। हाँ। तो मैं फ्यूजन करती हूँ उसमें, कुछ भी चीज पहन लो उसके ऊपर, घाघरा पहन ली उसके ऊपर कल्चरल भी लगना चाहिए प्लस आधुनिक भी लगना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पहनने में वो सामने वाले को भी पसंद आता है, खुद को भी पसंद आता है। फ्यूजन में मतलब हम कल्चर को भी शामिल कर लिया और आधुनिकता भी। हाँ, तो इससे वो नई पीढ़ी बड़ा खुश होती है। हाँ। मेरी दोस्त हैं राजस्थान की, बिहार की और पंजाब की, सारे वो उन्होंने खुद लिए हैं मेरे से, राजस्थान की दोस्त है, बिहार, सबने लिए हैं मेरे से ये घाघरे।
इवन एक दोस्त मेरी कश्मीर पहुंची है, उसने ये घाघरा मंगवाया मुझसे, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, वो कह रही नहीं मुझे भी पहनना है। तो कश्मीर में घाघरा पहनेंगे, मुझे खुशी होगी। क्या बात है कश्मीर में आपने जो है घाघरा पहुंचा दिया, धनपुरी, ये एक बहुत बड़ी कश्मीर बात में है। क्या, जो हमारे सबसे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी को, उनको तो मैंने एक मिर्जा ही होता है कुर्ता, तो वो हमारे पत्रकार जी हैं मनोज स्टवाल जी, उन्होंने एक मेरे को सीख दी थी कुछ चीजों के लिए कि हमको आधुनिक तो भेंट करने से बेहतर हमें पुरातन चीजों को उपहार के स्वरूप दी जाए अपने प्रतिनिधियों को, तो कहीं ना कहीं वो काम कर जाएगी और अच्छा। तो मनोज जी का मैं इस बात के लिए थैंकफुल होना कभी नहीं भूलती हूँ, वो सुन भी रहे होंगे तो महसूस करेंगे इस चीज को, मैं मानती हूँ हमेशा ही। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज भेंट करी मैंने, उनके लिए मिर्जाई कुर्ता बनवाया जो हमारा पुराने पे पहनते थे पुरातन में, प्लस टोपी मैंने खुद डिजाइनिंग करी टोपी की, उसका टोपी का बल्कि एपड़ उसमें भी मीनिंगफुल रखा एपड़ और ब्रांस का फूल, प्लस जो हमारा उत्तराखंड का पक्षी मोर, तो उसका कॉम्बिनेशन करके वो डिजाइनिंग स्पेशल करवाई, तब उसको खुद ही डिजाइन करा और उसको टोपी के रूप में लाई मैं, बल्कि सबको भेंट करी है मैंने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेंट की, उनकी मिसेस गीता धामी जी के लिए भी मैंने घाघरा और जो हमारा कल्चरल ड्रेस है उसको भेंट करी उनको, और माननीय विधायक जी जो हमारे कपकोट के हैं, वो हमारे मेरे गाँव के प्रतिनिधि हैं सुरेश गढ़िया जी, तो उनको भी भेंट करी। तो वो तो दोनों मतलब गढ़िया जी हैं, माननीय गढ़िया जी, उनकी जो मिसेज है मेरे मायके दानपुर की हैं, तो उन्होंने तो इतने अच्छे तरीके से पहना, उतना तो मुझे भी नहीं आता है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था उनकी तरफ से। और प्लस वो एक प्रकार के प्रतिनिधि अगर हमारे पहनते हैं तो वो समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो दोनों जोड़े ने इतने अच्छे से पहन के मेरे को फोटो भेजी, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक गिफ्ट था सांस्कृतिक रूप में। तो मैंने उसको बहुत थैंकफुल भी किया हेमलता जी को कि आपने मतलब मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया कि आप प्रतिनिधि हो के आपने उसको अपने हाथों हाथ लिया और पहना भी। मायका हमारा सेम ही है, एक ही जगह के, तो उन्होंने मेरे से भी बहुत अच्छे तरीके से पहना, वो गांव में रही है तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहन के भेजा मुझे फोटो, तो मैं कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक पारितोषिक था। इससे बड़ा पारितोषिक कुछ नहीं हो सकता। और वैसे मैम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं एपण कला की, क्योंकि आपने बात करी कि आपने जो टोपी उन्हें भेंट की उसमें आपने एपण कला का भी इस्तेमाल किया, एपण कला को लेकर पूरे देहरादून शहर की हम बात करें, कितने सुंदर सुंदर मतलब पूरा छाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है, कह रही हूँ मैं तो। कुमाऊं का कल्चर हो चाहे गढ़वाल का, हम तो बचपन से कल्चर, छोटे छोटे चीजों में भी हमारे यहाँ त्योहार, सब चीजों में त्योहार है, हर पल में त्योहार, फूलों का अलग है, अनाज का अलग है, और इवन नया साल आता है उसका अलग त्योहार है। बिटौली होती है हमारे यहाँ, जो लड़कियों को साल भर में एक बार याद किया जाता है, उनको भेंट दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे त्योहार कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ही तो जोड़े हुए हैं, समेटे हुए हैं। तो ये एपण तो हमारा अल्मोड़ा में मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो एपण वहीं से शुरू हुआ, अल्मोड़ा नैनीताल सबसे पहले जड़ी सांस्कृतिक धरोहर वहीं से शुरू होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कल्चर, हम अपनी जड़ को पकड़ के चलेंगे बहुत आगे तक जाएंगे, मेरा ये मानना है। और अब तो एपण कला हमें सिर्फ देहरादून शहर में नहीं, कई चीजों में दिखाई देती है, मतलब उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है और बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी उससे मिल रहा है, बहुत सारी महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। अरे खुद हमारे रिश्तेदार मेरे को फोटो खींच के भेज रहे हैं, बल्कि गांव गए थे तो हम पूजा में गए तो केतली में डिजाइन मेरी बहू है उस पे बना के दिया, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा करती हो, तो सारे वो फोटोज वगैरह दिखा रही थी कि दीदी मैं ये भी करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो कि बच्चे जो हैं आजकल के बच्चे ये सब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार भी मिल रहा है, प्लस अपनी संस्कृति को सजोने का भी काम कर रहे हैं। जी, तो ये बहुत सुंदर संदेश भी है। और हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से कैसे प्यार कर सकते हैं, हम मैम से जैसे कि सीख ही रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कल्चर के लिए काम करते हैं, उनसे हमें संदेश हमेशा मिलता है। आपसे बात करके मैम सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे बात करते हैं कुछ संगीत क्षेत्र की। संगीत में भी कहीं ना कहीं क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था किस तरीके से काम करती है? मेरी संस्था है दानपुर लोक कला सांस्कृतिक संगम, तो उसमें मुख्य शुरुआती संगीत से ही हुई थी। बाद में काम किया मैंने सामाजिक कार्य, तो बाद में शुरू करा, पहले संगीत से ही शुरू हुई थी, एल्बम बनाई, लेकिन बाद में जो स्टेज मिलना था कलाकारों को वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था। तो वहां पर मेरी मदद करी सांस्कृतिक विभाग के जो हेड है बीना भट्ट जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बहन की तरह है। उन्होंने मेरे को कहीं इस चीज के लिए, वो मुझे ही नहीं सभी को सपोर्ट करती हैं, और उनकी बदौलत
मैं सांस्कृतिक विभाग में रजिस्टर हुई और आज सांस्कृतिक विभाग के तहत हम लोग पूरे ऑल इंडिया में सांस्कृतिक दल भेजते हैं अपना और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं बच्चों को स्टेज देना प्लस ऑल इंडिया हमारी संस्कृति पहुंच रही है दानपुर की और उत्तराखंड की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ जी। और लोक कला से जुड़े हुए जो बच्चे हैं और वो उन्हें आप एक स्टेज देते हैं, मंच देते हैं, क्या कुछ परेशानियां फिर कठिनाइयां कभी कभी आती हैं? कठिनाइयां तो हर मोड़ पे है। कठिनाइयों के बिना तो आप संघर्ष के बिना आप मंजिल पा ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी, मेरा ये मानना है। संघर्ष हर मोड़ पे है। हमको आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कभी काम कर रहे तो काम के बीच में ही बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। हमारी सांस्कृतिक में मैं उसको कमजोरी कहूंगी, क्या कहूंगी कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। मेरा ये मानना है कि अपने अपने स्तर से सब करिए, चाहे थोड़ा करिए, जीरो से शुरू करिए, अपने अपने स्तर से करिए, कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। सांस्कृतिक धरोहर को थोड़ा आप संभालें, थोड़ा मैं संभालूं, तो कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे। तो बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं स्टेज पाने के लिए। स्टेज पाने के बाद वो बच्चों को स्टेज दे के भी वो कहीं ना कहीं कुछ तो धन्यवाद के पात्र भी समझते हैं, कुछ वो भी नहीं समझते हैं। प्लस कहीं ना कहीं थोड़े सा सफलता से ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें सोचने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका असफलता का केंद्र हो जाता है। तो मेरा क्या मानना है कि अपना जो संघर्ष है उसको जारी रखिए और तभी आप जो मेन सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अधूरे से आप अगर जल्दी पाना चाहेंगे चीजों को तो वो प्राप्त नहीं हो सकती है। स्थिर रहना, स्थिर रहना और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो हर क्षेत्र में संघर्ष है। अब तो समझ लीजिए भगवान की दया से मैं इतने साल हो गए तो मेरे पास स्टेज बना हुआ है, सिर्फ कलाकारों को मेरे को स्टेज है, लेकिन जब तक बना नहीं था वो बनाने में जो संघर्ष भी था वो मैं जानती हूँ। कितना सारा संघर्ष हुआ मानसिक रूप से प्लस शारीरिक रूप से, हम कितनी जगह भागे, कितनी जगह क्या किया ना, तो वो चीजें हैं। और मैं तो सच बताऊं आपको, मैं पर्दे के पीछे ही रहना पसंद करती हूँ पहले से ही, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को स्टेज देने के लिए पर्दे के आगे भी आना पड़ा मुझे और बोलना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपना नाम तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी दानपुर का नाम आए और दानपुर के नाम से सारी चीजें हल हो जाए, लेकिन मीरा को आगे आना इसलिए पड़ा क्योंकि ताकि जो चीज मैं कर रही हूँ वो मैं ही कर सकती हूँ, मेरे द्वारा हो सकती है पॉसिबल, तो कर रही हूँ। ईश्वर और देगा तो और भी करूंगी। बिल्कुल। और मैम वो कहते हैं ना कि जब हम काम अगर अच्छा कर रहे हो तो भाई ईश्वर तो हमारा साथ देता है, ये लोग भी साथ जुड़ते चले जाते हैं। नेक काम के लिए हमेशा हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। तो आप इतने सालों से काम कर रही हैं, बिल्कुल आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ती रहे और आपके द्वारा सिर्फ खुद का नहीं बल्कि लोगों का भविष्य बन रहा है, बच्चों का भविष्य बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैम इसी के साथ आपकी संस्था द्वारा जो बच्चों के लिए पुस्तकालय मुहैया कराए जाते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी पहले बात की थी, थोड़ा डिटेल से जानना चाहूंगी कि किस किस तरीके से ये काम किया जाता है, बच्चों को कैसे मदद मिल पा रही है? पुस्तकालय का एक उद्देश्य ये भी था, बचपन में शिशु मंदिर में पढ़ाई करी है हमने, तो वहाँ पर क्या करते थे, जो यहाँ स्कूल में कहीं भी देहरादून क्या कहीं भी स्कूल में आजकल आधुनिकता की होड़ भी मची हुई है, जो बच्चों पे जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं जो एटिकेट सिखाने का काम है या तो पेरेंट्स ही करते हैं या विद्यालय ही करता है। तो दोनों में से एक अगर थोड़ा हिल जाए या स्थिर ना रहे तो फिर बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा, स्कूल में जो बचपन में हम क्या करते थे, इंटरवल में हम जो भोजन करते थे खा के उसके बाद एक टेबल में किताबें लगी रहती थी जो शिक्षाप्रद कहानियों की किताबें, तो उनको हमारे आचार्य जी पढ़ने को देते थे ताकि हम जो हमारे अंदर कुछ प्रेरणा मिले, शिक्षाप्रद कहानियों की किताबें पढ़ के कुछ संस्कार मिले। तो वो किताबें पढ़ के बड़ा अच्छा महसूस होता था। तो मैंने स्कूल में किताबें भेजने की सोची, उसके लिए मैंने पहले विद्यालय में शिक्षकों से बात करी। तो उनका कहना था कि सरकार हर चीजें मुहैया करा रही है आज के डेट में, स्कूल में कॉपी किताब से लेकर और ड्रेसेस वगैरह लेकर सारा कुछ मुहैया करा रही है। तो ये चीजें स्कूल में नहीं होती थी, शिक्षाप्रद कहानी की किताब है और कहीं ना कहीं जैसे डिक्शनरी है या शिक्षाप्रद कहानी की किताबें है, ये सब चीजें मुहैया नहीं हो रही। तो मैंने सोचा जो नहीं हो रही है मुहैया वो मैं करा दूं। तो उसके लिए क्या है कि हमारा भी एक लिमिट है, बजट है, तो उसके आधार पे मैं अभी तो 6-7 स्कूल में शुरू कर रखे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं दानपुर के जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो उनको साथ में लेकर मैं काम कर रही हूँ। इवन देन मैं सोच रही हूँ जितने लोग जुड़े हैं तो मैं और स्कूलों को संख्या बढ़ाऊं और स्कूलों में भेजूं। और वो मैंने चुना है प्राथमिक विद्यालयों को,
जो गांव के प्राथमिक विद्यालयों को। शहर में भी सब मुहैया हो जाते हैं। गांव के प्राथमिक विद्यालयों को चला तो वहाँ पहले तो हर महीने भेजती थी, लेकिन कोविड के बाद से किताबें भी कम हो गई हैं। कहीं ना कहीं हर दूसरे महीने ये शिक्षाप्रद कहानी की किताबें मैं भेजती हूँ, और ताकि मतलब बच्चों को वो चीजों में थोड़ा बहुत तो सीखें उससे। और बल्कि शिक्षकों का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ने को मिल रहा है, हिंदी भी इंग्लिश भी, हर 5th तक की प्राइमरी लेवल की किताबें भेजती हूँ। उसमें चाहे ड्राइंग करा लो, चाहे मतलब इस बार तो मैंने जनवरी में तो नया साल था तो कॉपी किताबों का बुक्स के साथ पेंसिल का सेट भेज दिया हर स्कूल में जितने बच्चों की स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से। तो वो मेरा एक ऐसा काम है जो जिसमें मेरे को निस्वार्थ भाव से करने में और मानसिक शांति, दोनों चीजें मेरे को इतना, इस काम से ही मुझे जो सम्मान मिल रहा है ना, इसी काम से मिल रहा है सारा कुछ। अपने लिए सब जीते हैं, बिल्कुल अपने लिए सब जीते हैं। थोड़ा सा समाज के लिए इतना सा भी करे ना तो हर कोई, मैं ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, ईमानदार पूरा समर्पित है। मैं तो कुछ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। मैं समझती हूँ ये छोटा सा इतना सा भी हम तिल के बराबर भी सहयोग करें तो समाज अपने आप ही बिल्ट बहुत अच्छा हो जाता है ना। हर आदमी एक, मैंने इतना ही रखा था कि जैसे मेरा गाँव में मैं एक गाँव को गोद ले लूँ कि मैं एक गांव में किताबें भेजूं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं आता है उसमें। एक गांव, और तुम्हारे ही नाम से पुस्तकालय चलेगा, मेरे नाम से नहीं चलेगा वो। तो एक ही गांव को एक आदमी पकड़े तो सारे स्कूल में ये चीजें चले जाएं। अब मेरा अकेले का बस का भी इतना नहीं है ना, मेरा भी एक लिमिट है, उस लिमिट में ही मैं काम कर सकती हूँ। ईश्वर मुझे जितना देगा, मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि जितना देगा मैं तो करने को तैयार हूँ, है ना। तो देखिए कहाँ तक पहुँचता है। मैं धीरे धीरे संख्या बढ़ाऊंगी स्कूलों की जी किताबों की। और मैम अभी किताबों की बात हुई है, पुस्तकालय की बात हो रही है, तो शिक्षा से थोड़ा एक जुड़ा हुआ सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके देखिए एक बहुत बड़ा विषय है, वैसे तो पलायन बहुत बड़ा विषय है कि शिक्षा का स्तर क्योंकि पहाड़ों में अच्छा नहीं रहा है, ये भी एक कारण माना जाता है कि पलायन हो जाता है। लोग सिर्फ शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। इस टाइम पर कैसी स्थिति लगती है कि पहाड़ों में जिस तरीके के विद्यालय हैं, आप भी उनसे जुड़ी हुई हैं, प्राइमरी स्कूल ही की अगर हम बात कर लें, तो शिक्षा का स्तर जो है इस टाइम पर हम क्या कह सकते हैं पहाड़ों में किस तरीके का है? पहाड़ में शिक्षा का स्तर, वैसे तो सरकार ने बहुत चीजें कर रखी है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, बहुत चीजें अवेलेबल करा रखी हैं शिक्षा के लिए, लेकिन कुछ हमारे पास ना जरा सा पैसा आ जाता है, हम शहरों की तरफ भागते हैं। सबसे बड़ी कमी शिक्षा, स्कूलों का जो टीचर पूरे हो जाए वहाँ पे, और दूसरा स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे अवेलेबल प्राइमरी लेवल का भी, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो लेवल का भी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल जाए। कोई पलायन नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कौन चाहता है अपने घर गांव से दूर जाना? मजबूरी है उनकी, मेरी खुद की मजबूरी है। मैं बाहर हूँ तो मैं दूसरे को क्या किस वजह से कहूँ कि आप घर में रहो, कि मुझे भी अच्छे इस तरह में भेजना है अपने बच्चों को, तो औरों को भी भेजना है इसी तरह। अब जैसे जौनसार में मैंने देखा, मेरी दोस्तें हैं वहाँ की, वहाँ इतनी अच्छी चयन है। वहाँ पे क्या करते हैं, एक भाई घर में रह रहा है, 4 भाई बाहर रह रहे हैं, तो उसमें एक भाई के जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए वो बाहर पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ रह के, और प्लस गांव भी आबाद रह रहा है और शहर में भी बैलेंस बन रहा है। प्लस उनके साथ ये शर्तें रखी जाती है कि वो गाँव में जब भी मेला हो, त्योहार हो, कुछ हो, गांव में प्रेजेंटेशन देनी है बाहर वालों को भी। तो उनके गांव के नियम इतने सख्त हैं, वो किसी भी हालत में गांव में जाते हैं और वहाँ पे उस चीज में शामिल होते हैं। तो मुझे उनका जो बॉन्डिंग है ना वो इतनी अच्छी लगी, क्या बताऊं। मैं सोचती हूँ ऐसी हर गाँव में हो जाए उत्तराखंड के, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बैलेंस बन सकता है। अब हम क्या है, हम पूरा परिवार लेके बाहर आ गए, गांव खाली है, हमारे खुद के घर खाली है, और 2-4 घर है वो नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हैं घर में 2-4 पैसा उनके पास भी आएगा, वो भी उठ के और अच्छे स्तर पे जाना चाहेंगे। तो वहाँ पे शिक्षा में भी शिक्षा है वहाँ पे, लेकिन शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षक वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, प्लस ज्यादा भी ट्रीटमेंट ना हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी वहाँ पे अवेलेबल हो, तो कहीं नहीं जाएगा कोई भी इंसान जो गांव में रहता है, खेती बाड़ी करता है, वो कहीं जाना पसंद भी नहीं करता है, वो गांव में रहना पसंद करता है। तो ये तो मैम शुरुआत की बात थी कि कारण हमारे पास बहुत सारे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई चीजें, सुख सुविधाएं छोटी छोटी सी। रोजगार भी है गांव में, हाँ, रोजगार भी क्यों नहीं है। मेरे खुद के भाई लोग कर रहे हैं वहाँ पे गांव में, बहुत। बाहर क्या मिल रहा है आप बताइए ना, होटलों में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम, 10-15 हजार की सैलरी मिलती है, उसमें 8-10 हजार तो सर्वाइव करने में लगे, क्या बचाएगा, क्या खाएगा आदमी। गांव में तो कम से कम वो घर में रह के अर्निंग कर रहा है, वो घर के रीति रिवाज भी संभाल रहा है, घर की चीजें भी संभाल रहा है, त्योहार भी संभाल रहा है, सारा कुछ संभाल पा रहा है।
गांव में हमारे खुद के भाई काम करते हैं, खुद के चाचा काम करते हैं, वो गांव भी संभाल रहे हैं, प्लस पूरा रीति रिवाज को भी संभाले हुए हैं ना। वो तो हमारे मानसिक कि हम बाहर जाके ही कमाएंगे या बाहर जाके ही करेंगे, तो बाहर भी कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही है। अभी जो पैसा है, फ्लो है, वो देखिए 15,000 20,000 से ज्यादा किसको मिल रहा है ना। तो 20,000 में आदमी खाएगा या घर भेजेगा या क्या क्या करेगा उसमें। इससे अच्छा तो घर में चाहे 15,000 की इनकम है उसकी, उसमें वो अपना मकान है, उसका अपना रहने का, एक बिजली का जो बिल आएगा, और बाकी तो लकड़ियां गाँव की, चूल्हे की भी उतनी जरूरत नहीं है, लकड़ियों में खाना पका के वो कर सकता है चीजें। गैस भी रखे रहते हैं सभी, वो जब इमरजेंसी होती है कुछ तब रखे रहते हैं, बाकी चूल्हे में पसंद करते हैं हमारे गाँव के लोग काम करना। और बहुत ज्यादा वहाँ सर्वाइव करने के लिए चीजों की जरूरत नहीं है गाँव में, तो वो 15-20,000 में बढ़िया अर्निंग के साथ सर्वाइव कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल मैं यही कह रही थी मैम, सवाल मेरा यही था कि आज पहले हमारे पास कारण बहुत सारे थे, लेकिन आज जो कारण कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। इतने ज्यादा हमारे पास कारण नहीं है शहर जाने के, सिवाय एक ये माना जा रहा है कि अब एक चलन, मतलब चलन ही है, फिर ये चलन की वजह से कि पहले तो हमारे पास वजह थी, कमियां थी, ठीक है, धीरे धीरे सरकार ने कोशिश करी प्लान को रोकने के लिए, जिस तरीके से अभी बात करते कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आगे बहुत कुछ बदलाव हुआ है, काफी प्रगति हुई है। लेकिन आज एक चलन जो है वो ये है कि भाई शहर जाकर ही लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर हो पाएगी, ये एक मानसिकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मानसिकता ये है, हो लगी है। एक नहीं होता है कि एक गाय को, बैल को हाँको, उसके पीछे सारे लग जाते हैं, वही वाला चलन चल रहा है। तो वो मैं कह तो रही हूँ, ज्यादा अर्निंग है नहीं, उसके बावजूद भी इतना थोड़ा सा माइंड सेट नहीं हो रहा है लोगों का कि हाँ यार घर में रह के भी चीजें कर सकते हैं। हाँ, शिक्षा के लिए हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, स्वास्थ्य के लिए वो प्राइमरी तो जरूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं खुद कह रही हूँ, मेरा खुद का घर है वहाँ पर, लेकिन मैं रह नहीं पाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो यहाँ शहर में बच्चे पढ़ाने हैं, जाती हूँ, मुझे अच्छा वहीं लगता है। सच बताऊँ आपको, गाँव में मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रहने गाँव में। लेकिन वही कारण है कि भाई 2-4 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन 5वें दिन हमको अर्निंग के लिए प्लस अपने चीजें सरवाइव करने के लिए गांव बाहर निकलना ही पड़ता है। तो ये चलन भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ये हमारे कोई गर्त में ले जा रहा है। बिल्कुल। हमारी जो पीढ़ी जो है सोच रहे हैं कि बाहर रह के, वो बोलते थे ना, मेरा खुद का भाई बोलता था कि दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में काम कर रहे हो हम जानते हैं। सिर्फ दिल्ली से ऊपर आते हैं हम, थोड़ा हम नए कपड़े पहन के और तैयार होके आते हैं, तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना कमा रहे हैं, कितना कैसे जिंदगी हो गई, और वो क्या सरवाइव कर रहा है वो वही जानते हैं। बिल्कुल। नौकरी में बहुत चीजें सरवाइव करनी होती है, घर में कम से कम सेल्फ डिपेंड तो है, वो सेल्फ का राजा है, खुद का राजा है, वो खुद के तरीके से जीता है वहाँ पे। वहाँ उसके ऊपर कोई नहीं है कि तुम ये करो या नहीं करो, वहाँ एक माहौल के अंदर रहना होता है, दिल्ली या बाहर जो सरवाइव करते हैं। और हर चीज हमें खरीद के खानी पड़ती है, सारा चीजें खरीद के। मैंने तो दोनों लाइफ जी है, गांव की भी जी है, शहर की भी जी है। गांव भी जाते हैं, गांव हम छोड़ते ही नहीं है। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं गांव रहना, गांव जाएंगे, शहर आना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम शुरू से उनको गांव ले जाने की आदत, 6 महीने, साल भर, 3 महीने में पूजा पाठ में गाँव जाने की आदत थी हमको। वही अच्छा लगता था हर चीज बनाना। अब थोड़ा दूर हो गए, देहरादून हो गए, तब हम नहीं जा पा रहे। पिथौरागढ़ रहते थे, वहां से तो हर दूसरे महीने हम गाँव में रहते थे। तो वो खुद से पहले पेरेंट्स को लाना पड़ेगा ना। खुद के पेरेंट्स हम इतने आधुनिक हो गए कि हमको वहां जाना, पहाड़ जाना लगता है, वो अपने गांव जाना नहीं लगता है। ये जो लाइन है ना, पहाड़ जाना, ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो वो पहाड़ जाना, वो हम वहीं से पढ़े बड़े हैं, वहीं से जो आज है ना, वो तो घर है हमारा, घर है हमारा, हमारा गांव है। वहां जाना तो समझ लो वहां इतना सुकून है ना, वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते हम। बहुत अच्छा लगता है। और ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि बच्चों को अगर हम शुरू से जोड़कर रखेंगे पहाड़ से, तो कहीं ना कहीं इससे फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब पहले से बच्चों को लेकर नहीं गई, बताया नहीं, अचानक से बोलेंगे ये हमारा कल्चर है, ये हमारा घर है, तो शायद उनकी एक्सेप्ट नहीं, बच्चों की भी गलती नहीं है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो चीजें। अच्छा मैम, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिन्होंने, जैसे कि मजबूरी में हर कोई पहाड़ से बाहर रह के शहरों में रह रहा है, एक नौकरी उसने करी, रिटायरमेंट के बाद उसका सपना रहता है कि रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाएगा, जाता है, अपनी उम्र तो यहाँ काट ली, लेकिन आखिरी जो समय है या फिर वो वहीं जाते हैं। मतलब मैंने भी खुद बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, फिर वो अपने घर में जाकर वहां पर बची कुची जिंदगी जो है वो बिताते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब समाज में सुकून मिलता है, मानसिक सुकून वही है। हमको लास्ट में किसकी जरूरत होती है? पैसा वगैरह बहुत कमा लिया हमने, सारा कुछ कर लिया, बाल बच्चे थे उनको पढ़ा लिखा के अपने अपने जगह सेटल कर लिया, लास्ट में हमको अल्टीमेटली मानसिक सुकून की ही जरूरत होती है। प्लस एक मेन चीज बता रही हूँ आपको, घर में, घर के अंदर का माहौल थोड़ा सा पहाड़ीपन वाला रख लो,
कोई नहीं होता है। मेरा क्या आदत है, बच्चे चाहे पहाड़ी में नहीं बोल पाते हैं मेरे बच्चे, लेकिन पहाड़ी में मैं उनको कुछ भी कन्वर्सेशन होगा पहाड़ी में ही करती हूँ, जानबूझकर करती हूँ, ताकि बच्चों को कम कम समझ में तो आए। या छोटा बच्चा मेरे खुद बोलता है मुझे भी सिखा दो थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट करता है मेरी चीजों को, तो वो भी मेरे लिए होता है कि थोड़ा तो ले रहा है, पूरा नहीं ले पा रहा है, थोड़ा तो ले रहा है। तो कहीं ना कहीं वो घर में भी ना थोड़ा सा पहाड़ीपन वाला माहौल रखना भी जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम कहते हैं ना कि बदलाव अगर हम समाज में चाहते हैं, सबसे पहले शुरुआत खुद से और घर से करनी पड़ती है। तो ये वही शुरुआत है, अपने बच्चों को अपने संस्कृति के बारे में बताना। अगर हम संस्कृति का संरक्षण करना चाहते हैं तो समाज में हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, घर से ही शुरुआत होनी चाहिए हर चीजों की ना। हम दूसरों को तो संदेश देने में या बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे तो दूसरा इंसान हम पे उंगली उठाएगा ना। कहीं ना कहीं एक कलाकार थे, उनका भी ये क्वेश्चनिंग था कि यार हम अपने घर में अपनी चीजों को अवहेलना कर रहे हैं, मसूरी जाके भी कश्मीर की ड्रेस पहन रहे हैं, तो फायदा क्या है? हम गढ़वाली कुमाऊनी या जो भी उत्तराखंडी कल्चर किस प्रकार से प्रमोट कर पा रहे हैं? हमारी ड्रेस आपको कहीं नहीं दिखेगी, वहाँ पूरा कश्मीर की ड्रेस दिखेगी, वो बड़े खुश होके हम ही लोग पहन के फोटो खिंचवा के आ जाएंगे। वो कश्मीर में अच्छा लगता है, भाई कश्मीर का कल्चर है। या बंगाल में, आसाम में जाए, वहां जाके हम वो ड्रेस पहने उनके वहाँ की, तो वो अलग यूनिक देता है। ये उत्तराखंड में आ रहे हैं हमारे टूरिस्ट या कुछ भी आ रहे हैं, वो उत्तराखंड में आके भी कश्मीर की ड्रेस पहन रहे हैं, तो क्या है ये? जो हमारे जो जौनसार की पहन लो, चाहे कुमाऊं की पहन लो, गढ़वाल कहीं की भी हो, लेकिन उत्तराखंड की ड्रेस हमारे टूरिस्ट प्लेसेस में हो तो वो ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को प्रमोट नहीं करेगी। बिल्कुल सही है ना। और मैम फ्यूजन की जैसे कि आप बात कर रही हैं, फ्यूजन मुझे बहुत पसंद अच्छा कॉन्सेप्ट है म्यूजिक के बारे में। फ्यूजन जो है आज बहुत से लोग जो है फ्यूजन बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? फ्यूजन बनाइए, लेकिन उसके आत्मा को मत मारिए। जो संगीत का है, जो भी गाना है, उसके आत्मा को मत मारिए। उस आत्मा को जीवित रहते हुए अगर आप कोई फ्यूजन करते हैं तो वो गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ। वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसके लिए जो जिन्होंने जो मूल है, उनकी जड़ जिसने बनाया, उनको आदर सम्मान सहित उनके सहमति से ही चीजें होनी चाहिए। फ्यूजन भी करना है, कुछ भी करना है, या वो खुद भी बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कोई और बना रहे तो उनकी बिना सहमति के ना करे। और लेकिन फ्यूजन होने से क्या होता है, वो नई पीढ़ी सुनेगी वो चीजों को। अब पुरानी उसमें चलेंगे तो नई पीढ़ी मुझे लगता है ज्यादा सुनना पसंद नहीं करती है। हम तो फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन जो नया पीढ़ी है वो फ्यूजन में थोड़ा सा उनको एक अट्रैक्शन लगता है कि ये, या कहीं ना कहीं उनको वो अपने हाथों हाथ लेते हैं चीजों को, तो वो जरूरी भी है समय के साथ। और समझ में जब चीजें आएंगी तब वो उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी काम करो आप, उसकी आत्मा को मत मारिए। जो मेन बेस है उसको सलामत रहते हुए अगर मिक्सिंग करते हैं तो वो बुरा नहीं कहलाता है। फ्यूजन कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार फ्यूजन जो है वो सही नहीं है, लेकिन फ्यूजन में अगर हमारा कल्चर पहले का जो बिल्कुल मूल, जैसे कि मैम ने कहा, वो अगर शामिल है तो फ्यूजन भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा करके तो वो चीज का रूप ही बदल जाएगा। आज आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मतलब मन तो ये हो रहा है कि हम आगे बात करते रहे। थोड़ी सी जो है समय सीमा होती है, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी अब आखिरी सवाल कि आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं? किस तरीके से आप जो है दानपुर म्यूजिक काम करने वाला है, या फिर आपकी जो संस्था है किस किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है? दानपुर म्यूजिक का तो मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं जो गांव की है ठेठ, वहाँ का जो म्यूजिक है, संगीत है वहाँ का, उन जो वहाँ पे काम करते हैं उनको स्टेज देना और उनको कहीं ना कहीं सम्मान देना, ये मेरा भविष्य की योजना है। प्लस वहाँ पे जो पारंपरिक गीत हैं उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने का भी मेरा मुख्य उद्देश्य है। देखिए ईश्वर कहाँ तक मेरे को कामयाब करता है, ये मेरी भविष्य की योजना है। प्लस जो स्कूलों में किताबें जाती हैं, तो मैं धीरे धीरे जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ मेरी बात सुन के वो खुद ही मुहैया करा लें अपने स्कूलों में, वो भी कहीं ना कहीं मेरे को एक इनाम ही मिलेगा उसका भी। एक थॉट जो मैंने क्रिएट किया है उसको कहीं ना कहीं एक मंजिल मिलेगी कि आप अपने, मेरे नाम से कुछ मत करो, दानपुर म्यूजिक के नाम से मत करो, अपने नाम से पुस्तकालय खोल लो, अपने स्कूल के ही एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेके वहाँ स्कूल में एक पुस्तकालय छोटा सा कोना बना दो बच्चों के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, कहानियों की, शिक्षाप्रद कहानियों की, वो भी कहीं ना कहीं वो मेरे को ही आएगा।
उसका जो पारितोषिक कहते हैं वो मेरे को ही मिलेगा, ये मेरा उद्देश्य है। और बाकी जो कल्चरल में है वो धीरे धीरे करके मैं भविष्य में सोचूंगी कि इस पे मैं और ज्यादा डीपली काम कर पाऊँ, जो वहाँ का ठेठ जो वेशभूषा है उसको मैं और प्रमोट करूँ, धीरे धीरे उस काम को मैं बढ़ाऊं। अभी थोड़ा सा सामाजिक कहिए या जो पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते मैं पूरा उसको बहुत ज्यादा फैला नहीं रखा है मैंने, लेकिन मैं भविष्य में सोच रही हूँ कि इस काम को मैं आगे बहुत तरीके से ले जाऊं। तो ये मेरा उद्देश्य है। आगे आप सभी का ब्लेसिंग रहे मेरे साथ। बिल्कुल मैम, आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये योजनाएं हैं पूरी की पूरी जरूर सफल हो, क्योंकि नेक काम किया जा रहा है आपके द्वारा। और हम यहाँ पर विदा लें उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को क्या कोई संदेश देना चाहेंगी आप? पर दर्शकों को यही संदेश है कि अपने अपने स्तर से थोड़ा भी समाज के लिए आप काम करें तो अपने आप ही समाज बहुत अच्छा बिल्ट होगा, और जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है और सभ्यता है वो बची रहेगी। और छोटे छोटे स्तर से बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जिसके बस का जितना है वो अपने अपने जैसे छोटे स्तर पे काम करे, और कहीं ना कहीं वो हमारे उत्तराखंड को एक मजबूती देगा, ये मेरा मानना है। और आप सभी का सहयोग इसी तरह बना रहे और हमारे जो उद्देश्य हैं उससे थोड़ा बहुत भी कोई प्रेरणा ले तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आज आपने इतना कीमती समय अपना निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, तो इसके लिए रेडियो दस्तक टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रियंका, आपका बुलाने का भी। परदेसी मेरो दान